आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 13 एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर 13 है। चैप्टर का नाम न्यूक्लियाई। और अगर आप कंपटीशन लेवल की बुक्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से ये चैप्टर मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं मॉडर्न का नेक्स्ट आपका चैप्टर न्यूक्लियाई। इसमें हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के बारे में डीप में थोड़ा सा जाएंगे। तो ये पहला लेक्चर आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, जिसमें आप लोगों को जनरल जनरल से चीजें बताई जाएंगी। ध्यान से देखना, क्योंकि ये सब चीजें पूरे चैप्टर में काम आने वाली। ठीक है, इस जो आपको बताया जाएगा इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर फिनोमिना। तो न्यूक्लियस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के अंदर जो आपका न्यूक्लियस होता है, यानी जिसके अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। बाकी अगर पूरा एटम हम लोग बनाए तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रॉन इससे कैसे रिलेटेड न्यूक्लियस के साथ। तो न्यूक्लियस की बात हम लोग करेंगे। और दूसरी बात न्यूक्लियर फिनोमिना की बात करेंगे कि कुछ न्यूक्लियर फिनोमिना कैसे होते हैं, जैसे न्यूक्लियर फिजन हो गया, न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया। ये सब चीजों पे बात जब की जाती है तो फिजिक्स के इसी ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। न्यूक्लियस जो डिस्कवर किया गया था बेटा, वो रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। किसने किया था, रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। ये ड्यूरिंग द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एलिमेंट के जो आपका अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, इसके थ्रू उन्होंने बताया था कि न्यूक्लियस भी एटम के अंदर प्रेजेंट होता है। इससे पहले जे थॉमसन ने बोला कि जो एटम है वो आपका एक रिजिड बॉडी है, और ये जो व्हाइट पार्ट पूरा दिख रहा है ये पॉजिटिव चार्ज है, और कहीं कहीं पर वाटरमेलन के सीड्स के जैसा ये आपका नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था। जब गीजर और मार्सडेन ने वहां से पास कराया क्या, अल्फा पार्टिकल, तो लगभग लगभग ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सामने वाली स्क्रीन पे जाकर टकराते, जो इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा, एटम चैप्टर में। तो इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया कि जो 20,000 में से एक इलेक्ट्रॉन वापस चला जा रहा था, यानी वो न्यूक्लियस से टकराने के पहले थोड़ा सा मुड़ जाता था। ठीक है, उसी पाथ पर। तो इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। इसके बाद इट कंसिस्ट न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स जब भी वर्ड आपके सामने आए समझ जाना कि न्यूक्लियस के अंदर दो ही पार्टिकल होते हैं, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन। कितने पार्टिकल, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, दो पार्टिकल। उन्हीं को न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। न्यूक्लियॉन्स वर्ड जब पूरा बोला जाए तो समझ जाना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की साथ में बात की जा रही है। मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा सा आपका जो होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन लगभग, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन। हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये आपका जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में थोड़े से इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता बेटा, इट इज चार्जलेस। यहाँ पे इट इज अ चार्ज्ड पार्टिकल। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और वो प्लस ई के इक्वल होता है, जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम के इक्वल होता है। बेसिकली अगर हम लोग बोले एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है तो वो भी इतना ही होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। और प्रोटॉन पर भी इतना चार्ज होता है, बस वहां नेगेटिव होता है, यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी, किसने की थी, डिस्कवर्ड बाय चैडविक, जेम्स चैडविक ने किया था इसको। तो चैडविक ने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन का। ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है 1.6750 इंटू 10⁻⁻27 की। प्रोटॉन का मास भी 1.67, लेकिन यहाँ पर इसके आगे 2-3 करके कुछ वैल्यूज आती है। ठीक है, तो मतलब इससे कम या से 4-9 करके वैल्यूज आती हैं शायद, लेकिन इससे कम होती है। मास ऑफ न्यूट्रॉन देखो 1.67, ये दोनों में कॉमन ही रहता है, इसीलिए ये थोड़ा सा ज्यादा होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसीलिए हमने लिखा मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इक्वल लगभग लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये पॉइंट के लगभग 3 डेसिमल के बाद हम लोग इसको उतना काउंट नहीं करते, नेग्लेक्ट कर सकते। न्यूट्रॉन्स हैव हाई पेनिट्रेशन पावर। न्यूट्रॉन वो स्पीड पे डिपेंड करता है। न्यूट्रॉन क्या करता है, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, किसी भी एटम के अंदर पेनिट्रेट करके अंदर जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए न्यूट्रॉन्स हैव हाई पेनिट्रेशन पावर। ये न्यूट्रॉन की हेल्प से हम लोग रेडियो एक्टिव रिएक्शंस भी परफॉर्म कराते हैं, फ्यूजन फिजन वगैरह। ठीक है, सो न्यूट्रॉन को उस पर बम्बार्ड कराते हैं और फिर वो न्यूक्लियस मल्टीपल न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाता है, जिसको न्यूक्लियस फिजन बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द यूजन गोल्डस्टीन। ये प्रोटॉन गोल्डस्टीन के थ्रू डिस्कवर किया गया था, लेकिन उन्होंने H+ के फॉर्म में बताया था। जो H+ है इसको प्रोटॉन ही बोला जाता है, तो H+ के फॉर्म में डिस्कवर किया था।
जब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पाया जाता है, ये किसने बताया? ये रदरफोर्ड ने बताया था। तो यहाँ पर आप रदरफोर्ड भी लिख सकते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, ये बात रदरफोर्ड ने बताई, ठीक है। तो लेकिन जो H+ के फॉर्म में सबसे पहले डिस्कवर किया था वो गोल्डस्टीन ने किया था बेटा। सिंबल प्रोटॉन का क्या होता है? P से भी या P+ से भी रिप्रेजेंट करते हैं प्रोटॉन को, या H+ से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूट्रॉन को हम लोग जनरली कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं न्यूट्रॉन को। इसका जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है वो ½ × h/2π होता है। मतलब n की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है? ½। ये पूरा लिखा जाता है NH/2π। बोर्स मॉडल में हम लोगों ने एटम में पढ़ा था, लेकिन n की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है? ½ होती है। किसमें? न्यूट्रॉन के लिए। जो न्यूट्रॉन का हाफ लाइफ होता है वो प्री डिसाइडेड है। कितना होता है? 12 मिनट। हाफ लाइफ को बेसिकली हम लोग ऐसे T½ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका हाफ लाइफ कितना होता है? 12 मिनट। किसके लिए? न्यूट्रॉन के लिए। अब ये प्रोटॉन का स्पिन है, ये स्पिन क्वांटम नंबर वगैरह अभी यहाँ पे हमारे लिए कोई यूज नहीं, ये आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले में पढ़ेंगे। किसमें? जब केमिस्ट्री में आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये सब सारी चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है। तो ये वहां के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हमारी बात हो गई न्यूक्लियस क्या होता है, उसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात कर ली हमने, प्रोटॉन की कैरेक्टरिस्टिक की बात कर ली, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको थोड़ा सा ये सारी चीजें पहले से पता है तो आप वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देख सकते हैं या स्किप करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। फिर अब हम लोग बात करेंगे क्या? थर्मल न्यूट्रॉन्स। अब थर्मल न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? क्या होता है जो हमने अभी बोला ना, ये न्यूट्रॉन किसी भी चीज में पेनिट्रेट कर सकता है, उसका पेनिट्रेशन पावर हाई होता है। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब सिंपल सा इतना था कि मान लिया यहां पर आपका एक कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियस, यहां पर कोई न्यूक्लियस है। अब हम न्यूट्रॉन को किसी v वेलोसिटी से यहां तक इसकी तरफ भेजेंगे ताकि इसको हम मल्टीपल ऑफ न्यूक्लियस में ब्रेक कर सकें। जब ये ब्रेक होता है तो यहाँ से कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है। इसी प्रोसेस को न्यूक्लियर फिजन बोला जाता है। तो ये जब यहाँ पे जाएगा तो इसकी स्पीड हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब ये ब्रेक होगा तो यहाँ से फिर न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, वो जाके दूसरे में टकराएंगे। तो इसके अंदर क्या किया जाता है? इसको न्यूट्रॉन के पावर वेलोसिटी को, न्यूट्रॉन के जो आपका उसका स्पीड है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको स्लो कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है देखिए, फास्ट न्यूट्रॉन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्लो न्यूट्रॉन। फास्ट न्यूट्रॉन को, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, उनको हम स्लो न्यूट्रॉन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? मॉडरेटर्स का यूज करते हैं। किसका? मॉडरेटर्स क्या होता है? जब ये जहां पर जैसे मान लिया न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर आपने 10th में पढ़ा होगा। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस कर, इसमें न्यूट्रॉन को बम्बार्ड कराया जाता है किसी न्यूक्लियस के ऊपर। जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम पे न्यूट्रॉन का बम्बार्ड कराया जाएगा तो वहां से ये ब्रेक हो जाएगा मल्टीपल ऑफ न्यूक्लियस में, फिर न्यूट्रॉन लगेंगे, फिर वो ब्रेक होगा। ऐसे चेन रिएक्शन बनता जाता है, ठीक है। चेन रिएक्शन बनता जाता है। तो वहां पर क्या होने वाला है कि यहाँ पर कुछ मॉडरेटर्स यूज कर लिए जाते हैं। जैसे ये रॉड होती है यूरेनियम की रॉड हो जाएगी, इसके बीच बीच में मॉडरेटर्स होते हैं। ऐसे होता है, यहाँ पे यूरेनियम की 1 2 3 रॉड लगी हुई मान लिया, तो इसके बीच बीच में मॉडरेटर्स फिल कर दिए जाते हैं। वो मॉडरेटर्स क्या क्या हो सकते हैं? पैराफिन वैक्स हो सकता है, हैवी वाटर यानी D2O हो सकता है, या फिर ग्रेफाइट हो सकता है, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी एक चीज हम लोग वहां पे यूज करते हैं एज अ मॉडरेटर्स। अब मॉडरेटर्स का फायदा क्या है? जो न्यूट्रॉन यहाँ पे फ्री था, जो फ्रीली मूव कर रहा था बेटा ध्यान से सुनिएगा, जो फ्रीली मूव कर रहा था उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, ठीक है। उसको कम करने, अब ये क्या करेगा? ये जो मॉडरेटर्स हैं इनके मॉलिक्यूल से टकराएगा। सपोज करो हमने हैवी वाटर यूज कर लिया, अब वो क्या करेगा? हैवी वाटर के मॉलिक्यूल से जाके वो न्यूट्रॉन टकराएगा, यानी उसकी वेलोसिटी कॉलिजन की वजह से स्लो हो जाएगी। तो इसकी एनर्जी धीरे धीरे स्लो हो जाएगी, और जो हैवी वाटर के मॉलिक्यूल्स थे उनकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। न्यूट्रॉन की वेलोसिटी स्लो होगी और जो हैवी वाटर के मॉलिक्यूल्स थे उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? धीरे धीरे एक ऐसा कंडीशन आएगा जब दोनों का एनर्जी, दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। दोनों की वेलोसिटी सेम मतलब क्या? जब वेलोसिटी सेम होगी तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। क्या होता है? ½ mv²। जब वेलोसिटी सेम हो गई किसकी? न्यूट्रॉन की भी, और मॉलिक्यूल्स, बात मेरी पूरी सुनो, मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉडरेटर्स की और न्यूट्रॉन की, दोनों की वेलोसिटी जब सेम हो गई तो उसकी दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम। इस टाइम पे जब दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम हो गई तो वहां पर जो दोनों का टेम्परेचर रहता है वो भी क्या हो जाता है? सेम हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इस टाइप के न्यूट्रॉन्स को हम लोग थर्मल न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। देखो वही चीज लिखा हुआ है, व्हेन द एनर्जी ऑफ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स डिक्रीज ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन द न्यूट्रॉन्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉडरेटर्स, then at a time the energy of neutrons and molecule of moderators are same। दोनों का एनर्जी सेम हो गया। these type of neutrons are called, फिर ऐसा लिखा, these neutrons are in the thermal equilibrium, that's why it is called as thermal neutrons।
न्यूट्रॉन्स। तो इस टाइप के न्यूट्रॉन को थर्मल, देखो कितना इजी है, ठीक है ना। थर्मल न्यूट्रॉन्स क्या होता है हमें पता है, न्यूट्रॉन्स को हम लोग फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को स्लो कर सकते हैं, उसके लिए मॉडरेटर का यूज किया जाता है। जब जो आपका न्यूट्रॉन था उसकी एनर्जी और मॉडरेटर्स के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी सेम हो जाती है, तो वहां पर एक थर्मल इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाता है। उस टाइम पे उस न्यूट्रॉन को हम लोग थर्मल न्यूट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है, सिंपल सा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं हम लोग किसका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियाइड्स। न्यूक्लियाइड्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पे एक्स एटम होता है, मान लीजिए जैसे कोई एटम है यहाँ पर, ए क्या होता है उसका, ए आपका होता है एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर, हम लोग या इसको बोल सॉरी एटॉमिक मास बोल सकते हैं, एटॉमिक नंबर आपका जेड होता है। ये होता है आपका एटॉमिक मास, ए क्या होता है बेटा, एटॉमिक मास होता है, और जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। ये दोनों चीज हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे इस चीज को। जैसे मान लिया हाइड्रोजन, अगर हम लोग लिखा जाए हाइड्रोजन, तो इसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे 1, और इसका अगर हम लोग जैसे मान लिया, अब ये कुछ भी हो सकता है कई कई, तो वो तो खैर आइसोटोप वगैरह में फिर चले जाते हैं हम लोग, लेकिन इसमें आइसोटोप वगैरह की बात हम लोग नहीं करेंगे। तो ये 1H1 1H2 हो सकता है, मतलब यहाँ पर जो लिखा जाएगा, जो चीज यहाँ पर लिखा जाएगा वो चीज क्या होगा, आपका एटॉमिक मास होगा। जो यहाँ लिखा रहेगा वो एटॉमिक नंबर, बस इतनी बात हम लोग समझनी है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। ये 1H1 लिखता है 1H2 लिखता है, वो हम लोग बाद में जाएंगे, आइसोटोप्स आइसोबार्स वो सब क्या होते हैं, आइसोटोनिक क्या होते हैं, वो सब बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी इतना समझो कि किसी भी एटम के ऊपर यहाँ जो लिखा जाएगा वो क्या होगा, आपका एटॉमिक मास होगा, और यहाँ जो लिखा जाएगा वो जेड यानी एटॉमिक नंबर होगा, और जो बीच में लिखा जाएगा वो खुद एटम होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब, जैसे मान लिया हम लोग ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, 8 इसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे लिखेंगे 16, तो 16 इसका क्या हो जाएगा, आपका 16 जो होगा बेटा वो इसका होगा एटॉमिक मास, ठीक है। तो ऑक्सीजन का आप एटॉमिक मास हमने लिखा 16 और 8 हो गया उसका एटॉमिक नंबर, यानी जेड की वैल्यू यहाँ पर 8 है और ए की वैल्यू कितनी है, 16, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया आपका, क्या बताएगा, आप देखो ए जो होता है, ए मतलब क्या, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास निकालते कैसे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड कर देते हैं। यानी अगर तुमको ए की वैल्यू चाहिए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जेड को हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। जेड इज ऑल्सो कॉल्ड, एटॉमिक नंबर को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जेड प्लस एन कर देंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा है कि अगर आपको एटॉमिक मास किसी भी एटम का निकालना है, तो उसका एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दोनों सेम चीज है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम कर दो तो तुमको क्या मिल जाएगा, एटॉमिक मास मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल सा ये चीज हम लोग समझेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करते हैं, ज्यादा बड़े वीडियो नहीं होंगे बेटे, कोई भी छोटे छोटे वीडियो होंगे आपके, है ना। 10 to 15 मिनट के ही वीडियो हम लोग यहाँ पे अपलोड किया करेंगे, और ध्यान से एक एक लेक्चर देखते जाइएगा, ठीक है। एक एक लेक्चर देखते जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर अपडेट तुरंत तुरंत मिलता रहेगा। और हम लोग टोटल मॉडर्न यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एटम का सेक्शन जो था वो हमने पहले कवर किया था, लेकिन अभी उसको नहीं इंसर्ट किया गया है, तो थोड़ा सा आप इसमें पहले न्यूक्लियस पे फोकस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे सेमीकंडक्टर पे चलेंगे, ठीक है। तो यहीं तक करते हैं बेटा आज, बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।